MPPSC ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया 2024 का। उसके बाद से ही लोगों के मन में ये डाउट है कि अब क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे पढ़ा जाए इसको। तो मैंने अपना व्यू इसमें देने की कोशिश की है कि किस तरह से आप प्री का सिलेबस पढ़ें ताकि आपका मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। आपको पता ही होगा इस बार प्री के सिलेबस में तो लगभग 20% का डिफरेंस आया है। 20% सिलेबस चेंज है जो पहले हुआ करता था, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस 50% तक चेंज हो गया है, या इससे भी ज़्यादा कहें तो गलत नहीं होगा, 50 to 60% चेंज हो गया है। तो अभी के समय में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि प्री के सिलेबस को इस तरह से पढ़ा जाए कि जो मेंस में नए टॉपिक जुड़े हैं वो हम पहले कवर करें ताकि मेंस भी तैयार होते रहे और प्री भी अच्छे से तैयार हो जाए हमारा। जो लोग सिर्फ प्री ही पढ़ते आए हैं, अभी तक मेंस नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये चांस है कि वो प्री को ऐसे पढ़ें कि मेंस का पढ़ रहे हों। तो अब आपको मेंस अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। प्री में सभी टॉपिक आ गए हैं मेंस वाले जो पहले मेंस में थे। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जब तक नए सोर्सेस अवेलेबल नहीं है मार्केट में, नए पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ना, तब तक आप इनको कवर करने की कोशिश करें। जैसे कि भारत का इतिहास, जिसमें कि अरण्यक, ब्राह्मण, शठ, दर्शन, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, ये मेंस के सिलेबस में भी थे। तो अगर आपने वहाँ पे पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को देखिए और इनके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक एक दो दो पेज के नोट्स बन जाएंगे इनके, आपके खुद के अपने। बाकी जो टॉपिक जिसको मैंने मार्क नहीं किया है ये पहले जैसे ही हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं इन्हें, या आपने पढ़ा ही होगा। मध्य प्रदेश के बारे में, इतिहास की मुख्य घटनाएं और राजवंश। तो अब राजवंश में मेंस के सिलेबस में डिटेल में दे रखा है कि कौन कौन से राजवंश की बात चल रही है ना। एक गर्द भील है, नाग, ओलिकर, परिवारजक, उच्चकल्प, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड और कच्छप घात, जो मेंस में लिस्ट दी है, मतलब वो सब राजवंश आपको करने हैं। तो जब तक आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इन राजवंश के बारे में आप बहुत सारे यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको देखिए और इनके दो दो तीन तीन पेज के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बाकी ये तो पुराना सिलेबस ही है। भारत का भूगोल, अल नीनो, ला नीनो, सदर्न ऑक्सीलेशंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्लाइमेट, ये सब आपके NCERT की क्लास 11th में दिए हुए हैं। तो अगर आपने मेंस के लिए नहीं भी पढ़ा है तो अब यहाँ से आप NCERT खोल के इनके नोट्स एक एक दो दो पेज में बना सकते हैं और समझ सकते हैं इनको। तो ये भी अब आपका जो मेंस में था वो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है कि अब ये प्री में भी आएगा। अगला मैंने मार्क किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला, कौन कौन से अपने यहाँ नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं, प्राकृतिक खतरे हैं। तो ये भी आपको मेंस के सिलेबस में मिल जाएगा। साइक्लोन्स के बारे में भी है, मेंस में भी काफ़ी आता है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो आप इन टॉपिक्स से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका प्री का सिलेबस भी कवर होता रहेगा और मेंस का भी। मध्य प्रदेश का भूगोल, ये तो सेम पुराना ही है जो पहले हुआ करता था। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन है, MP का स्पेसिफिकली दिया है। तो जो ग्राम स्वराज एक्ट है उसकी आप PDF डाउनलोड करके, मतलब PDF मुझे लगता है ज़रूरी है, अभी इतने अच्छे से यहाँ लिखा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसकी आप PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं कि MP में जो ग्राम पंचायत का स्वरूप है वो कैसा है, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कितनी पॉपुलेशन होना चाहिए, कब चुनाव होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, वो आपको ग्राम स्वराज एक्ट में मिल जाएगा। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसमें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात यहाँ पे कही है MP के रिस्पेक्ट में। तो आपको ध्यान होगा ये इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात कही गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में MP ने कैसा परफॉर्म किया है और कैसे हम पाने वाले हैं। और भी डॉक्यूमेंट कई नेट पे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके। तो आप इन टॉपिक्स को ले सकते हैं स्टार्टिंग में अभी और नोट्स अपने बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत के, जैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिया हुआ है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे बजट में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदाओं यानी IPR की प्रगति, ये एक नया टॉपिक है, इसे सर्च करना पड़ेगा, तो इसे अभी यहाँ फ़िलहाल छोड़ सकते हैं, बाकी ऊपर के कवर कर सकते हैं। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अच्छे से बात करी है उन्होंने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये जो 17 गोल्स होते थे ना यूनाइटेड नेशंस के, जो 2015 में आए थे,
ये अब आपको याद करने ही पड़ेंगे। वैसे भी याद रहते थे लोगों को, फिर भी 1 से लेकर 17 तक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये एमपी के रिस्पेक्ट में भी देखने हैं आपको और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, तो आप इनसे पीछे छूटेगा नहीं। इनको आप याद कर लें इसको, या इस टाइप की जो फ़ोटो है इसको चिपका लें अपनी वॉल पे। पर्यावरणीय कारक, परिस्थिति, ये सब पुराने ही हैं। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू या जो भी दैनिक भास्कर आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी ये सब चीज़ें कवर होती रहेंगी। और जैसा डायनेमिक सिलेबस अब हो गया है, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस या सोसाइटी के क्वेश्चंस जो करंट से रिलेट होके आएंगे, वो हमको तभी बनेंगे जब हम न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपडेटेड रहेंगे इन्फॉर्मेशन से। आईसीटी तो सेम है, जो पहले था वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, साहित्य, तो इसमें जैसे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये आप निकाल सकते हैं। ये वैसे मेंस में पहले भी था, फिर भी आप इसको जो 5th शेड्यूल है, अब आपको डीप में पढ़ना है, तो इन सब को भी आपको पढ़ना है अच्छे से, 5th शेड्यूल वगैरह को। इसके लिए आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट आता है जिसमें एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी दी होती है, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है और क्या अभी आज की डेट में चल रहा है, वो आप लेके पढ़िए और वहाँ से अपने नोट्स इसके बना सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो आपको पता ही है कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु, इनके लिए नया डिपार्टमेंट बना है और इसी में जो इनकी योजना चल रही हैं वो दी होती हैं। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाते चलिए, यूनिट वाइज, तो आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होते रहेगा नए सिलेबस के हिसाब से भी। ये मेरा कहना था इसके बारे में। और तो यहाँ पे मैंने सिंपल के लिए नोट्स लिए हैं, जो षड दर्शन वाला टॉपिक अभी ऐड हुआ है। तो जैसे षड दर्शन वाला अभी टॉपिक ऐड हुआ है, षड दर्शन, 6 टाइप की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं हमारी एंशिएंट वाली, उसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स दिए हैं। तो इस तरह से हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। वही मैंने बताने की कोशिश की है। तो षड दर्शन के बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ। षड दर्शन जो है क्राइस्ट एरा से स्टार्ट होता है, मतलब 6वीं सेंचुरी BC से फ़िलासफ़र्स आते रहे, उन्होंने कुछ कुछ फ़िलासफ़ियाँ दी। ऐसे 6 तरह के दर्शन हमारे 1ली शताब्दी तक बन गए थे, क्राइस्ट एरा तक। इनको 6 स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ कहते हैं। तो फ़िलासफ़ी का मतलब वही था कि हमें ये पता करना था कि जीवन क्या है। तो ये जो 6 फ़िलासफ़ीज़ हैं उसमें 2 कॉमन पॉइंट हमेशा मिलेंगे आपको। एक है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और बिलीफ इन साल्वेशन। आत्मा का रूप बदलते रहता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और बिलीफ इन साल्वेशन मतलब कि कैसे उसमें उससे मुक्ति हमें मिल सकती है, साल्वेशन मिल सकता है। ये 6 ही दर्शन में बताया गया है, कॉमन चीज़ें हैं इन 6 दर्शन की। तो हमको ये 6 जो दर्शन हैं इनको इसी तरह से पढ़ना है कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ट्रांसमाइग्रेट करती है, और उससे कैसे हम साल्वेशन ले सकते हैं, कैसे साल्वेशन मिल सकता है। ये 6 ही इसमें। तो सबसे पहले जो फ़िलासफ़ी आती है वो आती है न्याय, फिर वैशिष्ट, वैशिष्ट मतलब विशेष से बना है ये, फिर आती है संख्या, सांख्य जिसको बोलते हैं, ये काउंट से ही बना है सांख्य, फिर आती है योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। तो न्याय जो थी, न्याय गौतम ऋषि ने दी थी। इसकी जो बुक है उसका नाम है न्याय सूत्र, ये 6वीं सेंचुरी BC में आई थी। फिर वैशिष्ट जो विशेष से बना है, ये उलूक कणाद ने दिया था। कणाद आपने सुना होगा, कणाद जिन्होंने परमाणुवाद भी दिया था, कणाद। तो इनकी जो बुक थी वो थी वैशिष्ट सूत्र। फिर है सांख्य, ये इसके जो वो थे जिसने बुक लिखी वो थे कपिल मुनि। इनकी बुक का नाम था सांख्य सूत्र योग, ये भी 6वीं सेंचुरी में आई थी। फिर आती है योग, जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने लिखी थी, योग सूत्र उस पर बेस्ड है। फिर आती है पूर्व मीमांसा, जो 4th सेंचुरी BC की है, इसे जैमिनी ऋषि ने लिखा था। बुक का नाम है पूर्व मीमांसा सूत्र। और लास्ट में आती है उत्तर मीमांसा या वेदांत, ये 4th सेंचुरी BC में लिखी गई थी महर्षि व्यास के द्वारा। ये वही व्यास हैं जिन्होंने महाभारत भी लिखी थी। इस बार सिलेबस में महाभारत के एथिक्स में क्या रोल हो सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको मॉरल एजुकेशन में, वो भी सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो 6 तरह के हमारे
स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, फिलोसफीज़ हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं जो सिलेबस में जुड़ी हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसको किसने कौन सी फ़िलासफ़ी किस ऋषि ने लेके आए, उनकी बुक का नाम क्या था, और इसमें मेन चीज़ें क्या हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे वैशिष्ट है जो विशेष से बना है, इसे किसने दिया था? कणाद ने। इसे परमाणुवाद भी कहते हैं। इसमें क्या माना जाता है कि जो यूनिवर्स है वो एटम से बना हुआ है, एटम्स अलग अलग तरह के एटम मिले और उन्होंने यूनिवर्स बनाया। तो यूनिवर्स में दो ही टाइप की चीज़ें हैं। ये लॉजिक वाली साइंस पे बात करती है और माया को फ्यूटाइल बोलती है। मींस माया जो है वो रियल नहीं होती है, कोई माया जैसी चीज़ नहीं है, सब चीज़ एटम से बनी हुई हैं, अलग अलग तरह के एटम्स ने मिलकर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई है। तो ये हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स की शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती है। एंशिएंट इंडिया में फ़िज़िक्स में भी हम यही मानते हैं, सब चीज़ एटम से बनी हुई है। वर्ल्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एक्सेप्ट टाइम, स्पेस, कॉन्शियसनेस, माइंड एंड सोल। इन सब के अलावा सब चीज़ें जो हैं एटम से बनी हुई हैं। ये चीज़ें जो हैं ये एटम से नहीं बनी हैं। अगली जो फ़िलासफ़ी है वो है, अगला जो दर्शन है वो है न्याय का। ये दिया था गौतम ऋषि ने। इसमें लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड, मतलब गॉड को हमें ढूंढना है लॉजिकली, ये बात है इसमें। और इसमें सल्वेशन कैसे मिल सकता है? नॉलेज के थ्रू मिल सकता है। मैंने बताया था हर फिलॉसफी में दो ही चीज़ों की बात होगी कि ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, एक जगह से सोल दूसरी शरीर में कैसे जा रही है, और कैसे सल्वेशन मिल सकता है। तो सल्वेशन यहाँ पे कैसे मिलेगा? नॉलेज से मिलेगा। न्याय में ये बात कही गई है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये टोटल वैशिष्ट के जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आगे चल के ये भी जो है ये भगवान पे बिलीव करने वाली फिलॉसफी बन जाती है, थीस्टिक बन जाती है। तो यहाँ पे भी सल्वेशन आ जाएगा गॉड के थ्रू। यहाँ पे नॉलेज, तो जो गौतम ऋषि थे ने बताया था कि नॉलेज को चार तरह से आप ले सकते हो, केवल चार या सोर्स हो सकते हैं, चार फॉर्म हो सकते हैं नॉलेज के। कौन कौन से? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, क्रेडिबल टेस्टिमनी, एनालॉजी। आपको इनके मीनिंग पता ही होंगे क्या होते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने माना था इन्फ्रेंस को, कि जो इन्फ्रेंस से हमें नॉलेज मिलता है वो इन तीनों तरह के जो नॉलेज हैं, एनालॉजी, परसेप्शन या क्रेडिबल टेस्टिमनी, इन सबसे बड़ा होता है। तो इन्फ्रेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इससे नॉलेज मिलता है वो इन बाकी तीनों से मिले नॉलेज से बेहतर होता है। अगला है योग। योग दिया था पतंजलि ने। पतंजलि योग सूत्र नाम की बुक थी। योग में कहा गया है इस दर्शन में कि सल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन। जो योग करते हैं, योग मुद्राएं होती हैं, योग आसन होते हैं, उससे हमें सल्वेशन मिल सकता है। कंट्रोल ओवर सेंसेस, हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना है, प्लेजर पे, बॉडीली ऑर्गन्स पे। और सल्वेशन हमें मिलेगा आसन से, प्राणायाम करने से, समाधि से और योग आसन से। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा का मतलब है वेदास आर इटर्नल एंड डिवाइन। ये वेद को बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा सही चीज़ है, ये इटर्नल है, हमेशा से चले आए हैं और यही गॉड द्वारा दिए गए हैं, डिवाइन है। ये प्रैक्टिकल साइड ऑफ वैदिक रिलीजन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल साइड मतलब जो वेद में कहा गया है कि आप ये यज्ञ करिए, ये मंत्र का उच्चारण करिए, तो जो जो चीज़ करने वाली है, जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप, उन पर ज़्यादा फोकस किया है मीमांसा ने। जैसे सेक्रेड सेरेमनीज़, रिचुअल्स, जिससे कि हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। आप ये सब करिए, यज्ञ करिए, आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। जो जो वहाँ पे लिखा हुआ है वेद में, उन्हीं की सेरेमनीज़, रिचुअल्स करने से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ऐसा इस पूर्व मीमांसा में कहा गया है। और यहाँ पे सल्वेशन की बात करी गई है कैसे? परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। जो जो वैदिक कर्म कांड करने होते हैं उनसे ही हमें सल्वेशन मिल सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से वेद की बात कर रहे हैं मीमांसा, पूर्व मीमांसा वाले जैमिनी ऋषि, तो ये वेद पे ही निर्भर हैं कि सल्वेशन आपको मिलेगा। जो वेदों में लिखा है वैसे करो, ये उच्चारण करो, ये यज्ञ करो, तभी आपको सल्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत फिलॉसफी। ये वेद व्यास ने दी थी, वही जिन्होंने महाभारत भी लिखी थी। इनकी एक ही कोर फिलॉसफी है। ये वर्ड आपने समझ गए तो आप पूरी फिलॉसफी इनकी समझ जाएंगे। इसका मतलब है तत्त्वमसि। आपको कई जगह ये लिखा हुआ मिल भी जाएगा, ये तत्त्वमसि, दाउ आर्ट दैट, मतलब आप जो हो, यू आर दैट। तो इस फिलॉसफी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये नॉन ड्युअलिटी की बात करती है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही चीज़ हैं। आप क्या हो? आप ही ब्रह्म का रूप हो। आप जिस चीज़ को खोज रहे हो वो आपके अंदर ही है।
मैं 2-3 आपको एग्जांपल दूंगा, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये तत्वमसी का मतलब क्या है। डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया, क्रिएशन, कि जो माया है, जो प्रकृति है, जो हमारी आत्मा है, इन सब का नेचर कैसा है, ये सब भी ब्रह्म का रूप है। ये सब कोई अलग नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है, आप भी एक ब्रह्म है। तो इसको मैंने यहाँ डीप में बताया हुआ। तत्वमसी का मतलब, यू आर द वन यू केम इन सर्च फॉर। आप जिसकी खोज कर रहे हो ना, आप वही हो। आप मंदिर जाते हो, क्या खोजने जाते हो? ब्रह्म को खोजने जाते हो। वो ब्रह्म कहाँ है? वो आप ही हो। यू आर द वन यू आर सीकिंग। आप जिसे खोज रहे हो वो आपके अंदर ही है। द वन हु कैन हेल्प यू इन ट्रबल्स इज़ यू। आपकी दुख में मदद कौन कर सकता है? ट्रबल में मदद कौन कर सकता है? आप खुद कर सकते हो। द वन हु पनिशेस यू। आपको पनिशमेंट कौन देता है? आप खुद। क्योंकि आप ही भगवान का रूप हो, जिसे आप खोजते रहते हो वो आप ही हो, आप ही ब्रह्म हो। जैसे कि एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम, हमारी बॉडी क्या है? बॉडी वही है जो हम खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं। फूड क्या है? फूड नेचर से ही बनता है, नेचर से ही मिलता है। और नेचर क्या है? नेचर में हर चीज़ बनी हुई है अर्थ से, पृथ्वी से। और पृथ्वी क्या है? इस यूनिवर्स का पार्ट है। और ये यूनिवर्स क्या है? आप खुद हो। तो आप ही ब्रह्मांड हो। अहम ब्रह्मास्मि। तो आपके अंदर ही सब कुछ है। तो इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी को हर्ट करते हैं तो आप आपके ही ब्रह्म के स्वरूप को, वो आपकी ही छाया है, ब्रह्म की ही छाया है, आप उसको हर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। तो टेररिज्म भी इस तरह से कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनाता है। आप अपने ही स्वरूप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को पल्यूट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये भी आप आपके ही अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसी का मतलब है तत्वमसी। तो ये जो फिलॉसफी है तत्वमसी, ये है वेदांत उत्तर मीमांसा की, जो वेद व्यास ने दी थी। अब लास्ट वाली जो फिलॉसफी रह गई थी वो है सांख्य, जो कि कपिल मुनि ने दी थी। एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन्स एंड रिसीव लिबरेशन। ये कुछ आपको लगेगा कि चारवाक फिलॉसफी जैसी है, कुछ थी भी है वैसे चारवाक फिलॉसफी जैसी, लेकिन बाद में चल के ये भी थीस्टिक हो गई थी। इसमें है एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन्स एंड रिसीव लिबरेशन। आप अपनी शरीर के दुख को और मेंटल दुख को कम करिए, आपको लिबरेशन मिल जाएगी, सेल्वेशन मिल जाएगी। सांख्य का लिटरल मीनिंग होता काउंट। इन्होंने डुअलिस्टिक उसकी बात की है। इसके पहले हमने जो देखे थे मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वो नॉन ड्यूअलिस्टिक थी। उसमें बात की गई थी कि आपकी आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, तत्वमसी। यहाँ पे डुअलिस्टिक बात की गई है कि दोनों चीज़ अलग अलग हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे डुअलिस्टिक क्या क्या चीज़ होती हैं? एक होती है प्रकृति, एक होती है पुरुष। प्रकृति मीन्स नेचर, पुरुष मीन्स स्पिरिट या सोल जिसको हम कह सकते हैं, ये होती है। पर इस केस में जो टर्म यूज़ की है वो यही की है, पुरुष और प्रकृति, दो तरह की चीज़ें होती हैं। और ये जो दोनों हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका कोई आदि होता ना अंत होता। दीज आर विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड, बट एसेंशियली डिफरेंट। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक सी नहीं है। तो यहाँ पे भी पता चल गया हमें कि सल्वेशन कैसे मिलेगा। आपको फिजिकल पेन को कम करना है, मेंटल पेन को कम करना है, तो आपको सल्वेशन या लिबरेशन मिल जाएगा। और ये जो वर्ल्ड है ये डुअलिस्टिक है, दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, दो तरह की। एक प्रकृति है जिसे नेचर कहते हैं, और एक पुरुष जो स्पिरिट है। तो इस तरह से ये 6 दर्शन है। अब इस दर्शन के बारे में आपको और डीप पढ़ना है तो जिस बुक से मैंने इसे रेफ़र किया है उसकी मैंने यहाँ पे ज़ेरॉक्स लगा दी है। आप अच्छे से जाके इसको पढ़ सकते हैं, आपको यही मिलेगा इसका जो मैंने यहाँ पे सार बताया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ। तो ये 6 तरह की फ़िलासफ़ीज़ हैं हमारे यहाँ की। षट दर्शन जिसे कहते हैं, ये हमारे मेंस का भी स्लेब पार्ट है अब, और प्री का भी पार्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह से आप टॉपिक कवर करिए। ऐसे एक एक टॉपिक आप कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन में ये जो नया सिलेबस आया है उसके सभी नए टॉपिक आप कवर कर लेंगे एंड आप तैयार हो जाएंगे अगले प्री के लिए अच्छे से देने के लिए। और ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें मैं इसी तरह के जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनके सोर्स के साथ कैसे आप पढ़ सकते हैं ये बताऊँगा। थैंक यू।